नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको खबर तो दिखाएंगे ही, साथ ही खबरों की पेचीदगी भी सुलझाएंगे। तो वो कौन सी होगी मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर, पहले वो जान लेते हैं। तो देखिए, आज की 4 बड़ी खबरें कौन सी रहने वाली है वो आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर होगी कुशवाहा जाति पर लालू की नजर क्यों है, ये आपको डिटेल में समझाएंगे कि जातिवाद की आखिर किस तरीके की राजनीति चल रही है। उसके बाद आपको समझाएंगे नीतीश अब क्यों नहीं जाएंगे आरजेडी के साथ। बार बार नीतीश कुमार कहते आए कि उनसे गलती हो गई थी 2 बार, लेकिन अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे। उनके इस वाक्य को भी आपको ठीक तरीके से समझाएंगे। और उसके बाद फिर आपको बताएंगे ओलंपिक की कुश्ती से सियासत की कुश्ती तक को, ये आपको डिटेल में समझाएंगे कि किस तरीके से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं, ये आपको डिटेल में बताएंगे। और उसके बाद फिर कटाव का जो कहर मचा हुआ है वो भी आपको आगे डिटेल में दिखाएंगे और समझाएंगे। तो जगदेव बाबू की शहादत दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यादव भाई और कुशवाहा भाई में अब लड़ाई नहीं होगी। इस बयान को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी रिपोस्ट किया, जिस पर एनडीए में शामिल कुशवाहा जाति के नेताओं ने पलटवार किया है कि ये लाख कोशिश कर लें, कुशवाहा समाज कभी भी इनके साथ नहीं जाने वाला। अब यादव भाई और कुशवाहा भाई में लड़ाई नहीं होगा। एक भाई बन करके अधिकार और पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित अल्पसंख्यक समाज को दिलाने का काम करें। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 1.25 साल का समय है, लेकिन सियासी पार्टियां कहां समय का इंतजार करती हैं। बिहार की सभी पार्टियां अभी से ही सियासी गुणागणित में जुट गई हैं। ताजा प्रयास किया है आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने। लालू प्रसाद अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नया सियासी समीकरण बनाने में लग गए हैं। अब उनको लगता है जाते जाते बेटा को मुख्यमंत्री बना के जाएं। लालू प्रसाद ने जैसे ही कुशवाहा जाति को अपने पाले में करने की कवायद तेज की, फिर क्या था, एनडीए नेताओं ने हिसाब किताब गिनवा दिया। तो लालू जी जब ताकत में थे तो जो करते थे बिहार के लोगों को मालूम है। आज जब बूढ़े हो गए हैं तो लालच देना चाहते हैं, और लालच देकर बुला करके पास में फिर वही करेंगे जो पहले उन्होंने किया था। राजद के चरित्र के बारे में समझाने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानता है। लालू परिवार जो है किसी भी समाज का सगा हो ही नहीं सकते हैं, सबको छलने का काम किए हैं। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के माई समीकरण को लव कुश समीकरण के जरिए ही परास्त किया था। अब लालू प्रसाद नीतीश के लव कुश समीकरण में सेंधमारी कर कुशवाहा यानी कि कोएरी जाति को अपने पाले में लाने में जुटे हैं। इसी के तहत लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने कुशवाहा जाति के 7 कैंडिडेट को मैदान में उतारा, जिसमें से आरजेडी का 1 और सीपीआई-एमएल के 1 कुशवाहा उम्मीदवार को जीत मिली थी। हालांकि बिहार में अब तक का सियासी इतिहास यही बताता है कि यादव जाति के लोगों से लव कुश यानी कुर्मी कोएरी जाति के लोगों की कभी नहीं बनी। ऐसे में सवाल है कि क्या कुशवाहा लालू की बात मानेंगे? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कुशवाहा समाज पर क्यों है लालू की नजर, ये आपको समझाते हैं। और उसको समझने के लिए पहले जातियों के गुणागणित को आपको समझाते हैं। देखिए, बिहार में जातीय गणना कराई गई और गणना के बाद जो तस्वीर सामने आई उसके अनुसार बिहार में 4 सबसे ज्यादा आबादी वाली जातियां हैं। वो हैं यादव, दुसाद, रविदास और कुशवाहा। यादव की आबादी 14.26% है, तो दुसाद की आबादी 5.31% है। तीसरे नंबर पर 5.25% के साथ रविदास हैं, जबकि 4.21% कुशवाहा यानी कि कोएरी जाति की आबादी है। तो पिछड़े वर्ग की जातियों की आबादी पर अगर गौर करें तो यह पता चलता है कि यादव के बाद सबसे ज्यादा आबादी अगर किसी जाति की है तो वो है कुशवाहा समाज की। यादव जहां 14.26% है, तो बिहार में कुशवाहा जाति की आबादी 4.21% है। अब चूंकि बिहार में जाति की सियासत होती हुई आई है और आरजेडी का बेस वोट बैंक है MY यानी मुस्लिम और यादव, तो बिहार में M यानी कि मुसलमान की आबादी 17.70% है, जबकि यादव जाति की संख्या प्रतिशत की बात करें तो 14.26% है। अगर दोनों जातियों का
100% वोट भी इनको अगर मिले तो भी वो संख्या 31.96% पर जाकर के अटक जाती है, जो कि एनडीए के वोट बैंक से काफी कम है। अब लालू चाहते हैं कि अगर कुशवाहा उनकी ओर आ गए तो उनका बेस वोट बैंक करीब 32% से बढ़ करके 36% से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि कुशवाहा नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण का हिस्सा है। तो बिहार में कुशवाहा की आबादी 4.27% है, तो वहीं कुर्मी जाति के लोगों की आबादी 2.87% है। यह हुआ लवकुश समीकरण। अब तक नीतीश कुमार के साथ रहा है। नीतीश कुमार ने इसी समीकरण के सहारे लालू परिवार के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया था। यानी कि वैसे भी नेताओं की अगर बात कर लें तो भी कुशवाहा समाज के ज्यादा और बड़े नेता एनडीए में हैं। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, वो एनडीए के राज्यसभा सांसद हैं। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम तो हैं ही, और कुछ दिनों पहले तक बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी थे। उमेश कुशवाहा पहले से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जबकि भगवान सिंह कुशवाहा को जेडीयू ने विधान परिषद भेज करके समाज को बड़ा मैसेज दिया था। तो वहीं आरजेडी की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ गिने चुने ही नेता हैं। इंडिया अलायंस ने लोकसभा चुनाव में 7 कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें से मात्र 2 को जीत मिली। अभय सिंह कुशवाहा और राजाराम सिंह जीते थे। आलोक मेहता और श्रवण कुशवाहा जैसे कई नेता हार गए। अभय सिंह कुशवाहा को आरजेडी ने लोकसभा में पार्टी का नेता बना करके माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्या इससे कुशवाहा वोट हासिल कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इस तरीके से यहां पर जाति की सियासत हो रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि हमने 2 बार गलती की, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाएंगे। नीतीश के बयान पर अब सियासत काफी ज्यादा गर्म है। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। 2 बार गलती कर दी, अब इधर उधर नहीं जाएंगे, ये कहा है बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में एक बार फिर जोर देकर कहा कि हमने 2 बार गलती की, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाएंगे। बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर सारा काम किया है। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर सियासत भी गर्मा गई है कि बार बार नीतीश कुमार जी को ये बात कहनी पड़ती है। भाजपा इतनी मजबूर कर रही है, भाजपा इतना इनसिक्योर अपने को फील कर रही है, सुरक्षित फील कर रही है कि बार बार नीतीश जी को उनको याद दिलाना पड़ता है कि भाई हम आप ही के साथ हैं। बीजेपी का कहना है कि सीएम नीतीश ने आरजेडी के साथ अपने अनुभव को साझा किया है। मुख्यमंत्री जी अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं कि राजद के साथ जाकर विकास परक कार्य करना कितना मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी की पहचान विकास पुरुष के रूप में है। जो विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके साथ विकास करने वाला व्यक्ति कैसे रह सकता है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि आखिर नीतीश कुमार को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ रही है। सबको पता है कि नीतीश जी का पुराना रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं। आपको बता दें कि अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, लेकिन 2 साल से भी कम वक्त में वो दोबारा एनडीए में वापस लौट आए। नीतीश कुमार अब बार बार कहीं ना जाने की बात कहकर किसी भी तरह की कयासबाजी को जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब नीतीश कुमार कभी लालू प्रसाद के साथ क्यों नहीं जाएंगे, इसे समझने के पहले ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार कब कब बीजेपी से अलग हुए और कब कब वापस लौटे। तो आपको बताते हैं, देखिए नीतीश कुमार का 1995 से बीजेपी के साथ गठबंधन रहा है। बीजेपी से मिलकर ही नीतीश कुमार ने लालू परिवार को सत्ता से बाहर किया और लगातार 2005 और 2010 के
चुनाव में बम्पर तरीके से जीत भी हासिल की। लेकिन साल 2013 में नीतीश कुमार तब एनडीए से अलग हो गए जब नरेंद्र मोदी का बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा उनको बना दिया गया। 2014 का चुनाव नीतीश कुमार ने अकेले लड़ा, लेकिन मात्र 1 सीट पर जीत मिली। इसके बाद नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की पार्टी के साथ मिलकर के महागठबंधन तैयार किया और एक बार फिर बिहार की सत्ता में काबिज की, यानी कि वापसी कर ली बिहार की सत्ता में। लेकिन लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार का यह संबंध ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। लालू परिवार पर लगातार लगते भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से नीतीश कुमार साल 2017 में महागठबंधन छोड़कर एनडीए में चले गए और साल 2020 का चुनाव एनडीए के बैनर तले ही लड़े और सरकार बनाई। 2020 की अगर बात करें तो 2020 के चुनाव में नीतीश की पार्टी अनुमान के मुताबिक सीटें उनको नहीं मिली और बीजेपी जेडीयू में खटपट होने लगी। फिर साल 2022 में नीतीश कुमार अब बीजेपी को छोड़ करके एक बार फिर महागठबंधन में चले गए और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्ष को एकजुट करने लगे। लेकिन जिस तरीके से इंडिया अलायंस में उनकी अनदेखी हुई, जिस तरीके से उनको इग्नोर किया गया, उससे नीतीश कुमार नाराज हो गए। तो जनवरी 2024 में नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में वापसी कर लेते हैं और एनडीए को लोकसभा चुनाव में 40 में से 30 सीटों पर जीत मिली। अब नीतीश भी मजबूत हैं और बीजेपी के साथ उनके रिश्ते भी अब पहले से काफी बेहतर हो चुके हैं। तो इस तरीके से अब आप समझिए कि नीतीश अब आखिर क्यों आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की स्थिति काफी मजबूत हो चुकी है पहले के मुकाबले में। नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए का मजबूत घटक बन चुका है। मोदी 3.0 में नीतीश की पार्टी जेडीयू की मजबूत भागीदारी है। मोदी सरकार ने नीतीश के कहने पर बिहार में कई योजनाएं दी। यही नहीं, नीतीश कुमार एनडीए में खुद को कंफर्टेबल भी महसूस करते हैं। बीजेपी और नीतीश का साथ काफी पुराना है। 2 बार नीतीश कुमार अलग हुए लेकिन जल्दी ही वापस भी लौट आए। आरजेडी की संस्कृति नीतीश कुमार को पसंद नहीं आती है। आरजेडी की वजह से ही नीतीश कुमार ने नई पार्टी बनाई। आरजेडी की नीतियों के विरोध में ही नीतीश कुमार जो है आगे आए। बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने आरजेडी को सत्ता से हटाया भी और एक बार फिर नीतीश और बीजेपी के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। दोनों ही दल एक दूसरे की ताकत को अब समझ पा रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों को पता है कि साथ अगर रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। 2025 का बिहार विधानसभा नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ने वाला है। मतलब अब ऐसी कोई गुंजाइश नहीं दिखती है कि नीतीश बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी की ओर जाएंगे। तो इस तरीके से अब बार बार नीतीश कुमार इसलिए कह रहे हैं कि वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। उनसे पहले गलती हो चुकी है, अब वो गलती वापस से नहीं की जाएगी। अब जहां है वहीं रहेंगे, यानी कि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो बरकरार रहेगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं ओलंपिक कुश्ती से जुड़ी खबरों की ओर। देखिए, ओलंपिक कुश्ती से सियासी कुश्ती के सफर की बात कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से 1 महीने पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस ने दोनों का स्वागत किया है। तो वहीं हरियाणा बीजेपी के नेता अनिल विज ने कहा है कि कोई भी किसी पार्टी में शामिल हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे कि कयासबाजी थी, रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। हरियाणा चुनाव से ठीक 30 दिन पहले दोनों पहलवानों ने दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में पार्टी की सदस्यता ली। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने दोनों को सदस्यता दिलाई। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद दोनों ने कहा कि मुश्किल घड़ी में कांग्रेस ने उनका साथ दिया था। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। कांग्रेस ज्वाइन करने के पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। दोनों पहलवानों के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हरियाणा बीजेपी के नेता अनिल विज ने कहा कि कोई भी किसी पार्टी में शामिल हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोई किसी में शामिल हो, हमें क्या लेना।
अगर कोई किसी पार्टी में जाता है, हमारा कोई इशू। जबकि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा है कि ये उन दोनों का फैसला है, हमारे आंदोलन को गलत रूप न दिया जाए। महिलाओं के लिए मेरा आंदोलन आज भी जारी है। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊं। और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन नहीं हो जाती, बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, तो मेरी लड़ाई हम जो है जारी रहेगी। आपको बता दें कि साल 2023 में महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के यानी कि WFI के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उनकी गिरफ्तारी की मांग पर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की अगुवाई में पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। तब बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया था कि विनेश का मेरे खिलाफ आरोप लगाना कांग्रेस की साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ओलंपिक कुश्ती से सियासत की कुश्ती तक को अब जरा समझिए। साल 2023 में महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उनकी गिरफ्तारी की मांग पर बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की अगुवाई में पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया और यह धरना करीब 140 दिन तक चला। तब बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया था, विरोध के पीछे कांग्रेस है, कांग्रेस साजिश कर रही है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि विनेश का मेरे खिलाफ आरोप लगाना कांग्रेस की साजिश है। हालांकि ओलंपिक में विनेश फोगाट के प्रदर्शन पर पूरे देश को गर्व है, जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रदर्शन दिया। लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करने पर बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि मैंने जो आरोप लगाए वो अब सच साबित हो रहे हैं। चूंकि बता दें आपको, विनेश फोगाट ने संन्यास ले लिया कुश्ती से और उसके बाद अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो अब इस पर भी जमकर सियासत हो रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बाढ़ ने जैसे जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक सी लगा दी है, तभी तो बिहार के कई जिलों में किसी का मकान, किसी के खेत तो किसी की तैयार फसल, सब कुछ पानी पानी हो गया और लोग प्रशासन से मदद की बाट जोड़ रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है बाढ़ की तस्वीर, जहां कटान, धसान और भसान के कारण भागलपुर के सबौर प्रखंड के लोग परेशान हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण एक तो नहीं बल्कि कई गांव के ऊपर कटाव का खतरा मंडरा रहा है और लोग डरे सहमे हैं। कटाव को रोकने के लिए जो काम हो रहे हैं वो नाकाफी है। इस तरह से कार्य अगर होगा तो हम लोग का गांव नहीं बचेगा, क्योंकि कार्य जो हो रहा है, जिस स्थिति से हो रहा है उस तरह नहीं होगा। हम लोग का कार्य जो है पूरी कहाँ से किया जाएगा तभी गांव बचेगा, नहीं तो पूरी तरह से चला जाएगा। हम क्या संतुष्ट नहीं है इस कार्य से? हम लोग संतुष्ट नहीं है और हम लोग पूरे ड्रेस हमें इससे संतुष्ट नहीं है सर। 2 गो 3 गो नाव आते हैं, उससे क्या होगा एक बोरी से? और इसको तेजी से काम आगे बढ़ाया जाए और लेबर मजदूर को और बढ़ाया जाए। साथ में समाज का आदमी भी है, गाँव का आदमी है, सब करने के लिए तैयार। रात भर सर यहाँ सोते नहीं है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। जो कटाव कैसा है? कटाव तो बहुत ज्यादा है। अब व्यवस्था के दावों की पोल खोलती जरा ये तस्वीर देखिए। सरकारी नाव का इंतजाम नहीं, जहाँ तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। और ऐसे में एक बड़ी आबादी इस पानी के बीच घिरी हुई है। आवाजाही करने के लिए देखिए कैसे एक पिता अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर इस पानी के बीच कमर भर पानी में डूबकर जाने आने के लिए विवश है। ये कहानी कटिहार के बराड़ी प्रखंड की है, जहां कोई सरकारी नाव ही नहीं है। निचला इलाका है और इसीलिए हर बार पानी की यही कहानी है। क्या पानी में घुसे हुए हैं, पानी में जाते आते हैं बच्चे को लेके? कितना रिस्की है, कितना जानलेवा है। ये तो रोज का आना जाना है। तो क्यों, क्या कीजिएगा? प्रशासन की तरफ से नाव कई बार बोले हैं, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी को, कोई सुन ही नहीं रहा। वहीं बगहा में नेपाल के पानी ने वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना से होकर गुजरने वाली पहाड़ी मनोर नदी को उफना दिया है। पानी ने नौरंगिया, महुआ, कटहरवा के साथ दर्जन भर गाँव को जलमग्न कर दिया, तो 50 एकड़ से ज्यादा धान की फसल पानी में लबालब डूब चुकी है। बिजली आपूर्ति ठप है और बस इंतजार लोगों को प्रशासन से मिलने वाली
मदद का, ताकि घर परिवार चल सके। ये हालात कब सुधरेंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन मदद इस समय जरूरी है ताकि जिंदगी की गाड़ी चलती रहे और हालात के सुधरने की उम्मीद जिंदा रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कटाव के कहर को देखिए जरा। बिहार की भौगोलिक स्थिति थोड़ी सी अजीब है। आधा बिहार सूखे की चपेट में रहता है और आधे बिहार में बाढ़ की स्थिति रहती है। नेपाल में भारी बारिश होने पर बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और जलस्तर बढ़ जाने की वजह से रिहायशी इलाके में पानी भर जाता है। मजबूरन लोगों को डूब क्षेत्र से निकल करके ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी हो जाती है। एक बार फिर नदियों का जलस्तर बढ़ने से कटाव के हालात पैदा हो गए हैं। ये हर साल की हालांकि कहानी है जो इस साल भी दोहराई जा रही है और कटाव की स्थिति से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और ये स्थिति हर साल लगभग देखी जाती है। ऐसी स्थिति ही और लोगों को पलायन करना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी हो जाती है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भेड़िया तो बिहार के मुजफ्फरपुर में सियार ने आतंक मचा रखा है। जिले के हसनचक बंगरा गांव में बुधवार शाम सियारों के एक झुंड ने अचानक हमला कर दिया। इस घटना में 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। अब तक लोग यूपी में भेड़िए के हमले की खबर सुनकर डरे हुए थे। अब खबर है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के शेरपुर पंचायत के हसनचक बंगरा गांव में सियारों के हमले से 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। झुंड में सियारों ने बुधवार शाम अचानक गांव में घुसकर लोगों पर हमला बोल दिया। सियार ने करीब 1 दर्जन लोगों को काट लिया। अब इसमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं हैं। हालांकि सभी घायलों का इलाज कराया जा रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ गई है। दिन में भी लाठी के साथ गांव की पहरेदारी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये जानवर कुत्ते जैसा दिखता है और लगता है जैसे सियार हो, पर ये कोई भेड़िया तो नहीं है और इसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत बनी हुई है। और चूंकि ये गांव नहर के किनारे बसा हुआ है, जिसके किनारे घनी झाड़ी और बड़े बड़े पेड़ हैं, सियार हमले के बाद इसी झाड़ियों के बीच छिप जाता है और लोग उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। गोल्डन जेकल, जो कैनिस ऑरियस कहते हैं, ये कुत्ते की प्रजाति का जानवर होता है। ये वही जानवर है और ये जानवर प्रायः। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।